हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, प्रश्नावली 5.1। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया था, अगर दो बिंदु है कुछ इस तरीके से, जिसमें सी हमारा बिंदु इस तरीके से दिया जाता है कि ए सी बराबर बी सी होता है, तो अगर ये दोनों हिस्से मेरे बराबर होंगे तो जो ए सी वाला हिस्सा है वो हाफ ऑफ ए बी के बराबर होता है। ठीक है, ये बात हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बताई गई थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया था कि दो बिंदुओं ए और बी के बीच में सी ऐसा बिंदु हो कि ए सी बराबर बी सी हो, तो ए सी बराबर होता है हाफ ऑफ ए बी के। ये बात हमें क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ भी करके दिखाई दी थी कि ए सी बराबर किसकी होता है, हाफ ऑफ ए बी की। ये बात मैंने प्रूफ कर दी थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है कि एक लाइन का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो देखो, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन का, जिसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास की स्थिति। इस स्थिति में क्या किया जाता है कि जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है हम उसका रिवर्स को ट्रू मान लेते हैं। जैसे कि वैसे तो हमें पता है कि एक लाइन का एक ही मध्य बिंदु होता है, लेकिन हम इसे प्रूफ करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि एक लाइन के दो मध्य बिंदु है, लाइक सी और डी, दो मध्य बिंदु है। तो हमने सिचुएशन 1 के अंदर प्रूफ कर दिया था कि ए सी जो होता है ना, वो जो मध्य बिंदु होता है वो ए बी के हाफ के बराबर होता है। ठीक है, तो जो ए सी होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा, ए बी के बराबर होगा। क्लियर। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, माना दो मध्य बिंदु सी और डी, जैसा कि हमने पिछले सवाल में हल किया था कि अगर सी मध्य बिंदु होता है तो ए सी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी के। नंबर 1 मान लिया। हमने ये भी तो माना इस सवाल के अंदर कि डी भी हमारा मध्य बिंदु है। अगर डी मध्य बिंदु होगा तो जो हमारा ए डी होगा वो भी तो क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी के बराबर होगा। ए डी है वो भी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी के बराबर होगा। ये नंबर 1, ये नंबर 2 हो गया। ये दोनों बराबर हैं ए सी के, ये भी बराबर किसके है, ए डी के। हाफ ऑफ ए बी बराबर ए सी के, हाफ ऑफ ए डी बराबर हाफ ऑफ ए बी बराबर किसके, ए डी के। हाँ, तो हमने अभिगणित 1 में पढ़ा था, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो वे एक दूसरे के क्या होती है, बराबर। तो हाफ ऑफ ए बी ए सी के बराबर है, हाफ ऑफ ए बी ए डी के बराबर है। तो ए सी और ए डी दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ पे हमारी क्या लग रही है, अभिगणित 1 लग रही है। दोनों आपस में बराबर है हमारे। ठीक है, तो जिसका अर्थ ये हुआ, अगर ए सी और ए डी बराबर है, देखो ए सी और ए डी, ये वाला ए सी और ये वाला ए डी बराबर है, तो ऐसा केवल है और केवल एक ही सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है कि दोनों एक दूसरे पे संपाती हो। संपाती का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर बनी हुई हो। यानी जो सी पॉइंट है ना, जैसे मान लो ये मेरा पेज है, यहाँ पे सी बना हुआ है और जस्ट इसी पॉइंट के ऊपर ही मेरा डी बना हुआ है। या तो आप ऐसे समझ लो या ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो सी बना हुआ है, जस्ट इसके नीचे की तरफ इसी पॉइंट पर हमारा डी बना होगा। ठीक है, संपाती मतलब एक ही पोजीशन पे दो बिंदुओं का उपस्थित होना। संपाती को एक्सप्लेन किया था मैंने। अगर एक्चुअल लाइफ में देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो ए सी और ए डी बराबर हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मान लो ए सी 5 सेंटीमीटर है तो ए डी डेफिनेटली 5 से बड़ा होगा, 7 8 10 जितना भी होगा ए सी से बड़ा होगा। तो 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर बराबर हो नहीं सकते। केवल एक सिचुएशन में हो सकते हैं, जब सी और डी दोनों एक ही पॉइंट पे बने हुए हों। यानी कि मान लो ए सी भी यहीं पे और डी भी यहीं पे। अब मान लो ए सी 5 है तो डेफिनेटली ए डी भी कितना होगा, 5 ही होगा। केवल ऐसा तभी पॉसिबल जब संपाती हो। संपाती का मतलब दोनों बिंदु एक पे ही बने हुए हों। क्लियर। जिसका अर्थ है सी ओ डी संपाती है के साथ अतः सी ओ डी एक ही बिंदु है। अगर एक ही बिंदु है तो इससे सिद्ध होता है कि एक रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लियर। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि ए सी बी है तो सी ओ डी एक ही बिंदु है, अलग अलग बिंदु नहीं है। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये आकृति हमारी, इसमें क्या बोला गया है, ए बी बी सी सी डी 4 पॉइंट है, जिसमें ए सी बराबर बी डी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए सी बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक बी डी के। ठीक। तो क्वेश्चन में प्रूफ करना हमें कि ए बी बराबर
बराबर ए बी बराबर होगा सी डी की, यानी ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया कि जो ए सी है, ए सी किन दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ मैंने लिख दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, नंबर 1 दे दिया जो हमें गिवन था, ए सी बराबर बी डी नंबर 1, और ए सी बराबर होगा यहाँ पे ए बी प्लस में बी सी के, और बी डी को मैंने क्या दिया, जो हमारा बी डी हिस्सा है बी सी प्लस में सी डी नाम दे दिया, बी सी प्लस में सी डी, इसको नंबर 3 दे दिया। अब ए सी और बी डी के मान को समीकरण 1 में रखने पे, जो समीकरण 1 है हमारा ए सी बराबर बी डी, मैंने ए सी को रिप्लेस कर दिया ए बी प्लस बी सी से, और बी डी को रिप्लेस कर दिया बी सी प्लस सी डी से। देखो ध्यान से, जहाँ पहले ए सी था वहाँ पे इनको बदल दिया मैंने ए बी प्लस बी सी से, क्योंकि ए सी बराबर है इनके, इसलिए इनकी जगह पे इनको लिख दिया। बी डी बराबर है बी सी प्लस सी डी से। अब दोनों तरफ देखो, बी सी इधर भी है, बी सी इधर भी है, दोनों तरफ है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ बी सी को घटाने पर, इधर भी बी सी को माइनस करा, इधर भी बी सी को माइनस कर दिया। माइनस करने पे हमें अभिग्रहित 3 कहती है कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सेम नंबर में देखो, ये पहले बराबर थे, दोनों तरफ बी सी माइनस किया, सेम नंबर माइनस करेंगे तो अब भी जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। बी सी से बी सी कट गया, ए बी बचा, बी सी से बी सी कट गया, सी डी बचा, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। अभिग्रहित 5 के बारे में बात की जा रही है। अभिग्रहित 5 कहती है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे कि मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के मैंने कुछ टुकड़े कर दिए, ठीक है, जिसमें से एक टुकड़ा मैंने ये ले लिया, ये वाला, इसको नाम दे दिया मैंने ए, और इस पूरे सर्कल को मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि जो ए हिस्सा है डेफिनेटली बी से तो छोटा होगा, क्योंकि बी हमारा बड़ा है और ए हमारा क्या है, छोटा है। तो जो इसका एक भाग होता है वो इसके पूरे से क्या होता है, छोटा होता है, या फिर पूरा हिस्सा इसके भाग से बड़ा होता है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, अब बोला गया है इसको सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं है कि कहीं जाके सच हो जाती है, कहीं झूठ हो जाती है। आप कहीं पर भी जाके चेक कर लेना, पूरी चीज़ का कोई हिस्सा होता है वो उस पूरी चीज़ से हमेशा छोटा ही रहेगा, क्योंकि पूरे विश्व में यानी हर जगह पे किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य ही होगा, इसीलिए इसे सर्वव्यापी सत्य कहा जाता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि एशिया में आओगे इसको चेक करोगे इसका एक छोटा सा हिस्सा पूरे के वाले हिस्से से बड़ा हो जाए, ऐसा कहीं नहीं होगा। जो इसका एक भाग होगा, एक टुकड़ा होगा, वो हमेशा पूरे हिस्से से छोटा ही रहेगा, और पूरा हिस्सा इस भाग से हमेशा बड़ा रहेगा। ये हर जगह ही रूल लगेगा, ऐसा नहीं कहीं लगता है कहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसीलिए इसे सर्वव्यापी सत्य कहा गया है। क्लियर, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें।